गर फिरदौस ब्रुए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। है अगर ज़मीन पर कहीं कोई जन्नत तो वो यही है, वो यही है, वो यही है। ये शेर शहनशाह बाबर का है, हाफिज़ शिराज़ी का है या अमीर खुसरो का, ये बात तो आज तक क्लियर नहीं हो सकी, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये शेर कश्मीर पर बड़ा फिट होता है। दुनिया में बहुत कम वादियाँ ऐसी हैं जहाँ इतनी कुदरती खूबसूरती हो, कश्मीर उनमें से एक है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि कश्मीर का जिक्र जब भी जहन में आता है तो जंग और जुल्म की तस्वीर बनती है। कश्मीर है तो एक जन्नत, लेकिन मुतनाज़ जन्नत। खैर, कश्मीर डिस्प्यूट पर बात फिर कभी करेंगे। अभी हम ज़रा कश्मीर की तारीख़ और कल्चर पर बात करते हैं। सब जानते हैं कि ये दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में है और ये आज़ाद जम्मू कश्मीर कहलाता है। इसका कुल रकबा 13,297 मुरबा किलोमीटर यानी तकरीबन कतर जितना है। 2017 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसकी कुल आबादी 40 लाख से कुछ ज़ायद है, यानी कतर से तकरीबन 1.5 गुना। और कश्मीर की GDP 7 अरब डॉलर की है, कतर की 192 अरब डॉलर की है। इकानमी तो ज़ाहिर है क्या डेवलप होनी थी। भारतीय कश्मीर में आज़ादी की मुहिम चल रही है और आज़ाद कश्मीर में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कभी भी कोई भी भारतीय गोला या फायर आ लगेगा। इकानमी की बात छोड़ें, हम बाकी बातें करते हैं। आज़ाद कश्मीर को इसलिए आज़ाद नहीं कहा जाता कि वो भारत के कंट्रोल में नहीं और वो आज़ाद है। ये एक नीम खुद मुख्तार रियासत है। वहाँ पे अपनी असम्बली है, अपना सदर है, अपना वज़ीर आज़म और उनका अपना ही झंडा है। आज़ाद कश्मीर को आज़ादी नसीब हुई थी 24 अक्टूबर 1947 को। सरदार इब्राहिम खान इसी रोज़ आज़ाद कश्मीर के पहले सदर बन गए। आजकल आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मोहम्मद मसूद खान हैं। 1975 में आज़ाद कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद खान बने। ज़्यादातर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में रही। इस वक्त राजा फ़रूक हैदर खान आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। 300 कबल मसीह में कश्मीर में बुद्धिज़्म को फ़रोग़ हासिल हुआ। इससे पहले सदियों से हिंदू आबाद थे। हिंदुओं का एक बहुत मजबूत सियासी निज़ाम था, लेकिन बुद्धिज़्म ने आहिस्ता आहिस्ता इस निज़ाम को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। कश्मीर, कागान, सवाद और फिर अफ़गानिस्तान की वादियों वगैरह में बुद्धिज़्म तकरीबन 2500 साल पहले ही तेज़ी से पॉपुलर हुई थी। कश्मीर की तारीख़ पर सबसे ऑथेंटिक किताब है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन कश्मीर। इसमें लिखा है कि 14वीं सदी में एक बुज़ुर्ग बुलबुल शाह कलंदर के ज़रिए कश्मीर में इस्लाम पहुंचा। बहुत बड़ी तादाद में हिंदू और बुद्धिज़्म को मानने वालों लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। तब कश्मीर में हुकूमत थी सरदार रंचन की। इनकी मुलाकात हुई सूफ़ी बुलबुल शाह से और सरदार ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर सरदार रंचन सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से कश्मीर के पहले मुसलमान हुक्मरान बने। सूफ़ी बुलबुल शाह के बाद ईरान से मीर अली हमदानी अपने मुरीदों के साथ कश्मीर में आए और हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। सुल्तान सदरुद्दीन की वफ़ात के बाद हिंदू ख़ानदान कश्मीर पर हुक्मरान बन बैठे। फिर 1339 में सुल्तान शाह मीर ने कश्मीर पर अपनी हुकूमत कायम की और उसके ख़ानदान ने तकरीबन 200 साल तक हुकूमत की। 1579 में मुग़ल बादशाह अकबर आज़म ने कश्मीर को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। मुग़लों के बाद यहाँ अफ़गान हुक्मरान रहे, लेकिन 1890 में महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर पर कब्ज़ा किया तो कश्मीरी मुसलमानों ने मुख्तलिफ़ इलाकों से मुज़ाहमत शुरू की, जो कई साल तक जारी रही। इस मुज़ाहमत का जिक्र खशवंत सिंह अपनी किताब सिखों की तारीख़ में करते हैं। सिखों ने मुज़ाहमत करने वालों के ख़िलाफ़ शदीद तरीन क्रैकडाउन किया, खाना जंगी की कैफियत रही। मोहम्मद यूसुफ सराफ़ ने अपनी एक किताब कश्मीरीज़ फ़ाइट फ़ॉर फ्रीडम में ये जिक्र किया है कि मुज़फ़्फ़राबाद के हुक्मरान ज़बरदस्त खान ने इस मुज़ाहमत का मुकाबला किया और सिखों से उड़ी तक का इलाका अपने कब्ज़े में कर लिया और फिर बाद में इसे गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन इस जुल्म के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत उसके भतीजे ने जारी रखी। रंजीत सिंह ने राजा गुलाब सिंह की मदद से जम्मू कश्मीर पर कब्ज़ा किया। रंजीत सिंह की फतह में राजा गुलाब सिंह के कहने पर डोगरा राजपूतों ने काफ़ी मदद की थी। इसीलिए रंजीत सिंह ने बाद में राजा गुलाब सिंह को कश्मीर की रियासत का राजा बना दिया। रियासत जम्मू कश्मीर महाराजा रंजीत सिंह को टैक्स देती रही है। 1830 में गुलाब सिंह ने लद्दाख और फिर 1840 में बल्तिस्तान को फ़तह किया। तब से बल्तिस्तान कश्मीर की रियासत का हिस्सा बना। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की ज़ुबान, कल्चर और तारीख़ कश्मीर से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए गिलगित बल्तिस्तान को कभी भी कश्मीर का हिस्सा नहीं समझना चाहिए। मगर जब अंग्रेज़ों और सिखों की जंग हुई तो राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। 1846 में अंग्रेज़ों ने पंजाब के साथ साथ कश्मीर पर भी कब्ज़ा कर लिया था
اور ہندوستان کے اس وقت کے گورنر سر ہنری ہارڈنگ نے 75 لاکھ کے عوض راجہ گلاب سنگھ کو کشمیر کی ریاست فروخت کر دی، کیونکہ انگریزوں کے لیے انتظامی طور پر کشمیر کو سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر گلاب سنگھ نے ریاست کشمیر کو خریدتے ہی اندھا دھند ٹیکس لگا دیے۔ ظاہر ہے اس نے اپنی لاگت بھی تو پوری کرنی تھی نا، جس کے باعث وہاں پر موجود لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اس کے بعد ہی کشمیری لوگ جنوبی ایشیا کے کئی شہروں میں بستے ہیں۔ 1929 میں پونچھ میں سردار فتح محمد کریلوی نے کشمیر کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ ایک مسلمان پولیس آفیسر تھے۔ اس جرم کی پاداش میں ان کے خاندان کے 80 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن وہ خود کہیں پر روپوش ہو گئے۔ مسلم لیگ کی جانب سے علیحدہ وطن کے لیے چلائی گئی تحریک زور پکڑنے لگی اور برصغیر کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ 29 اپریل 1931 میں جموں کی ایک مسجد میں عید کا خطبہ دیا جا رہا تھا، جب ایک ہندو پولیس آفیسر نے مداخلت کی اور خطبہ رکوا دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اس کے خلاف جلوس نکالا۔ اسی طرح مسلمانوں کے خلاف مذہبی تعصب کا ایک سلسلہ جاری رہا، جس کے بارے میں عبد المجید سالک اپنے روزنامہ انقلاب میں لکھا کرتے تھے۔ اس وقت بھارت میں ہندو مسلم فسادات کا آغاز ہو چکا تھا اور کشمیر میں بھی کچھ ایسے ہی حالات پیدا ہو گئے تھے۔ ڈوگرا راج کے خلاف کشمیری اور مسلمان جلسے، جلوس اور احتجاج کرتے رہے تھے، کیونکہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، قرآن پاک کی بے حرمتی ہونے لگی تھی، اور جواب میں مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ جب قائد اعظم نے 1944 میں کشمیر کا دورہ کیا تو انہوں نے شیخ عبداللہ سے بھی ملاقات کی، جو اس وقت مسلم کانفرنس کی جگہ نیشنل کانفرنس بنا چکے تھے، جبکہ مسلم کانفرنس کے قائد چودھری غلام عباس تھے، جو قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے وفادار رہے۔ 19 جولائی 1947 کو مسلم کانفرنس کا اجلاس سری نگر میں سردار ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا، جس میں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی گئی تھی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ریاست جموں کشمیر میں 80% آبادی مسلمان ہے، اس لیے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا پڑے گا، اور اس وقت سری نگر میں یہ پہلی بار نعرہ لگا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ 1947 میں جب ہندوستان تقسیم کیا جا رہا تھا تو تمام ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان یا بھارت سے الحاق کرنا چاہیں تو کر لیں، اور اگر وہ اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھنا چاہیں تو بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس وقت ریاست کا راجہ ہری سنگھ تھا، جو ہندو تھا، جبکہ ریاست کی اکثریت مسلم تھی۔ راجہ ہری سنگھ نے ریاست کو آزاد رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس وقت بھارت حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ اور کئی ایسی ریاستوں کو طاقت کے زور پر اپنے اندر شامل کر چکا تھا۔ بھارت کشمیر کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ دیکھا جائے تو کشمیر جنوبی ایشیا کی سب سے اہم ریاستوں میں سے تھی۔ سارے سب کانٹیننٹ کے پانی کا سورس ریاست کشمیر ہی تھی۔ وہ پہلے ہی آزاد اور خود مختار ریاست کے خلاف تھے اور نہرو کے ایجنڈے پر عمل پیرا تھے۔ جموں کے ہندو میجورٹی ایریاز میں RSS اور ہندو مہاسبھا بھی ایکٹیو ہونے لگی۔ ہندو مسلم فسادات ہونے لگے، مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ تب مسلمان کشمیری قبائل نے بھی مزاحمت شروع کر دی اور خانہ جنگی کی کیفیت بن گئی۔ اس صورتحال میں مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے فوج طلب کر لی، کیونکہ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ کشمیر بھی ہاتھ سے جائے گا اور اس کی حکومت بھی۔ بھارت نے چال کھیلتے ہوئے اس وقت فوجی مدد کے بدلے میں الحاق کی شرط رکھ دی، اور اس وقت صورتحال بھی ایسی تھی کہ ہری سنگھ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے الحاق کے دستاویزات پر دستخط کر دیے۔ ہری سنگھ کا پلان تو یہ تھا کہ کشمیر میں جیسے ہی حالات معمول پر آئیں گے، وہاں پر رائے شماری یعنی ریفرینڈم کروایا جائے گا۔ اکتوبر 1947 میں خانہ جنگی کی کیفیت تھی۔ پاکستان سے قبائلی لشکر بھی اس لڑائی میں شامل ہو گئے تھے، لیکن دوسری طرف سے بھارت نے اپنی فوجیں داخل کر دی اور پھر پاکستان اور بھارت کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ ابھی جاری ہی تھی کہ بھارت نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کا رخ کر لیا۔ عالمی ادارے نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تاکہ وہاں پر رائے شماری کروائی جا سکے۔ 1949 میں اقوام متحدہ کے تحت جنگ بندی کے بعد کچھ علاقوں پر پاکستان نے کنٹرول حاصل کر لیا، جو آج آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کہلاتے ہیں، اور بہت بڑے حصے پر انڈیا آج بھی قابض ہے، اور آج تک وہ رائے شماری بھی نہیں کروائی جا سکی جو اقوام متحدہ نے کروانی تھی۔ قائد اعظم کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہتے تھے، کیونکہ پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرنے والا پانی جموں کشمیر سے گزر کر آتا ہے۔ دریائے سندھ تبت سے نکل کر لداخ سے ہوتا ہوا بلتستان اور آگے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا سندھ پہنچ کر سمندر میں گرتا ہے۔ دریائے جہلم اور دریائے چناب کا پانی بھی کشمیر کے پہاڑوں سے بہتا ہوا آتا ہے۔ آزاد کشمیر سیاحتی حوالے سے بے حد خوبصورت مقام ہے۔
यहाँ वादी नीलम, वादी लीपा, वादी जहलम, बंजोसा झील, रत्ती गली झील, चट्टाकत्ता झील और न जाने कितने ही दूसरे इंतहाई खूबसूरत इलाके हैं। अगर सिर्फ टूरिज़्म सेक्टर को ही फ़रोग़ दिया जाए तो अरबों डॉलर तो सिर्फ यही सनत दे सकती है। और अभी हमने यहाँ पर कदीम तारीख़ की तो बात ही नहीं की। एक तहकीक के मुताबिक यहाँ 100 से ज़ायद तारीख़ी मकामात हैं, जिनमें किले, मजहबी इबादतगाहें, बाउलियाँ और कई तारीख़ी इमारत शामिल हैं। यहाँ सियाहों की तवज्जो का मरकज़ एक तारीख़ी मुकाम शारदा है जो वादी नीलम में मौजूद है। जब पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान किया तो हिंदुओं ने शारदा राहदारी खोलने का भी मुतालबा किया। आज़ाद कश्मीर में मंदिर और गुरुद्वारे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ख़ास तौर पर कोटली में दरिया पूंछ के किनारे कई मंदिर हैं। आज़ाद कश्मीर के बहुत से किलों में किला बक्सर मशहूर किला है। इसकी तामीर मुगलिया दौर में हुई। शहनशाह जहांगीर की वफ़ात इसी किले में हुई थी। एक और शानदार किला रामकोट है जो मंगला झील के किनारे पर वाक़या है। और बहुत किले और हैं जो आज़ाद कश्मीर में हैं। और कई बुजुर्गान दीन के मज़ारात भी शामिल हैं। इनमें दरबार पीर चनासी, दरबार खड़ी शरीफ, दरबार बाबा शादी शहीद, दरबार माई तोती साहिबा के अलावा कई और दरबार शामिल हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में शरह ख़वानगी 65% है। यहाँ हिंदकू, गोजरी, पहाड़ी ज़ुबान, पश्तो, कश्मीरी और पंजाबी ज़ुबानें बोली जाती हैं। आज़ाद कश्मीर का परचम धारीदार सब्ज़ और सफ़ेद है। सफ़ेद धारियाँ कश्मीर के बर्फ़पोश पहाड़ों का सिंबल हैं और सब्ज़ धारियाँ कश्मीर की वादियों को रिप्रेजेंट करती हैं। दाएं तरफ चाँद और सितारा है जो कि मुसलमानों की तर्जमानी करता है, जबकि बाएं तरफ ज़ाफ़रानी रंग का चौकोर है जो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। ये परचम पूरे कश्मीर का नुमाइंदा परचम है। जी हाँ, उस कश्मीर का भी जो 70 साल गुजरने के बावजूद भारत के कब्ज़े में है। क्लीशे बन चुका है कि कश्मीर जन्नत नज़ीर है। सच तो ये है कि इस जन्नत के 50% से ज़ायद वासी जहन्नम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की तारीख़ तो नई है, लेकिन कश्मीर की तहरीक आज़ादी तो बहुत पुरानी है। आज़ाद कश्मीर की हालत अमन व अमान के लिहाज से तो बेहतर है, लेकिन भारतीय फायरिंग का कोई पता नहीं होता। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर OIC तक कोई भी कश्मीर की खातिर किसी बड़े मुल्क से दुश्मनी नहीं करना चाहता। कोई चाहेगा भी क्यों? अगर कश्मीरियों की साइड लें तो भारत नाराज़ हो जाता है, और अगर भारत की साइड लें तो पाकिस्तान नाराज़ होगा। नुकसान हो रहा है तो सिर्फ कश्मीरियों का, और दुख इस बात का है कि अभी हालात बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और बेहतर होंगे भी क्यों कर। हम तो दुआ ही कर सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं, और दोनों कर रहे हैं। आप भी दुआ कीजिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।